सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो अपडेट्स आपको मिले समय से। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने तीसरे टॉपिक वंशानुक्रमण और वातावरण के बारे में। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो टॉपिक, नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहले के दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें, क्योंकि वो भी हमें सीटेट की दृष्टि से 3 से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंस, ये वंशानुक्रम और वातावरण, ये हमारे लिए 1 से 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंस रखता है सीटेट में। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं वंशानुक्रम होता क्या है। देखिए वंशानुक्रम होता है कि माता पिता की विशेषताओं या गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में ट्रांसफ़र होना, यही हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। देखिए यही हमारी डिफिनीशन है, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। ये एक स्थिर फैक्टर होता है, स्टैटिक होता है, ये बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं डायनामिक होता है। ये स्टैटिक होता है क्योंकि माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं। हालांकि अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिनके साथ जीन में खिलवाड़ करके वंशानुक्रम को चेंज किया जाता है। और कुछ रोगों के उपचार में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हीमोफीलिया। ये एक वंशानुक्रम रोग होता है जिसके उपचार में हम लोग इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वंशानुक्रम के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा। वंशानुक्रम माता पिता की विशेषताओं को या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना, या ये कह सकते हैं माता पिता की विशेषताओं या गुणों को अपनी संतानों में ट्रांसफ़र होना वंशानुक्रम कहलाता है। ये एक स्थिर फैक्टर होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए हमारे केंद्रक में जो होते हैं वो एक धागेनुमा संरचना होती है, जिन्हें हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। उन गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। ये जो जीन होते हैं ये आनुवंशिकता के वाहक बोले जाते हैं। इन्हीं जीन के कारण जो होते हैं वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम लोग जानते हैं वंशानुक्रमण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए वंशानुक्रमण की प्रक्रिया जो होती है, पहले तो जो हमारा फीमेल का एग होता है और मेल का जो स्पर्म होता है, ये दोनों मिलते हैं जब तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज, इसको जाइगोट बोलते हैं। उसके पश्चात ये जाइगोट जो होता है इसको ये ब्लास्टोसिस होती है। कभी कभी ये प्रक्रिया आपको सीटेट में मिलाने के लिए आ जाती है, या इसको एक सीरीज क्रम में फिक्स करना होता है। तो वहाँ पे आपको बताना होता है कि सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु ये मिले, इन जीन का फर्टिलाइजेशन होगा तो युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है, जो बाद में ब्लास्टोसिस का निर्माण करते हैं। तो यही हमारे वंशानुक्रमण की प्रक्रिया है। देखिए ये नोट, जीन गुणों के वाहक होते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो गुणसूत्र होते हैं उन पर जीन पाए जाते हैं। तो ये जो जीन होते हैं वो माता पिता के जीन्स को या हमारे जो पेरेंट होते हैं उनके गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण का कार्य करते हैं। यही कारण है कि माता पिता के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में फिर धीरे धीरे आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। यह तो हमारे लिए ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं वातावरण के बारे में। देखिए वातावरण क्या होता है। जो वातावरण हमारा जो फिक्स फैक्टर या स्टैटिक फैक्टर नहीं होता, ये डायनेमिक फैक्टर होता है। डायनेमिक क्यों होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील, क्योंकि वातावरण जैसे जैसे हम लोग इधर उधर से घूमते जाते हैं या यहाँ इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वह वातावरण हमारा बदलता रहता है, इसलिए हम लोग इसको परिवर्तनशील कहते हैं। वातावरण या पर्यावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है। देखिए वातावरण का अगर संधिविच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, वात धन आवरण। वात मतलब होती है हवा और आवरण मतलब होती है ढके हुए, अर्थात हवा का वो आवरण जो हमें ढके हुए है। वातावरण को ही हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण अगर संधिविच्छेद करते हैं तो बनता है परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर से और आवरण मतलब फिर ढके हुए। तो क्या हुआ, हमें वो सभी चीज़ें जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं वातावरण कहलाता है। वातावरण देखिए एनास्टासी के अनुसार क्या बोला इन्होंने। एनास्टासी एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वातावरण में वो प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। क्यों जीन्स को इन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जीन्स जो हमारा है वो आपका वंशानुक्रम वाहक है, इसलिए इसको इन्होंने वातावरण में काउंट नहीं किया है। तो ये एनास्टासी के अनुसार क्या होता है, वातावरण में प्रत्येक वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है लेकिन जीन्स को छोड़कर, ये इन्होंने एनास्टासी ने कहा। हालांकि ये डिफिनीशन आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीटेट में पूछी नहीं जाती, लेकिन इतना याद कर लीजिए कि जो वातावरण होता है वो हमारा परिवर्तनशील फैक्टर होता है, जबकि जो वंशानुक्रम होता है वो हमारा स्टैटिक फैक्टर होता है। चलते हैं आगे स्लाइड में, जहाँ देखिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं गुणसूत्र के बारे में। क्यों, हम लोगों ने जाना था कि जो गुणसूत्र पे जीन्स होते हैं वही हमारे गुणों का वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं। मेल और फीमेल में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े सेम होते हैं। इनको
ये 22 जोड़े सेम होते हैं, इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। देखिए 23 जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 होते हैं, इसलिए 46 गुणसूत्र। मानव में कुल अगर बात आ जाए कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, जिनमें से 22 जोड़े सेम होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो एक जोड़ा होता है वो डिफरेंस होता है, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यही जो 23वां जोड़ा होता है वो डिफाइन करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। देखिए हमारे मेल में जो होता है वो यक्ष वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब मेल में यक्ष वाई गुणसूत्र पाया जाता है, देखिए जो वाई गुणसूत्र होता है ये मेल में एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा क्या मतलब, ये 23 दोनों में होता है, लेकिन जो वाई गुणसूत्र होता है यही डिफाइन करता है आपका कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए देखिए मेल में यक्ष वाई जबकि फीमेल में यक्ष यक्ष होता है। तो हम लोग देख जाने क्या, गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े अर्थात 46, जिनमें से 22 जोड़े सेम होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक जोड़ा डिफरेंस होता है जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो वही सेक्स क्रोमोसोम ही बालक या बालिका का निर्धारण करता है। मेल में यक्ष वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हम लोग जान लेते हैं ट्विंस। अब आप जानते हैं जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बोलते हैं ये जुड़वा बच्चा है। तो देखिए जुड़वा बच्चे भी 2 प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चा जो पहले होते हैं वो उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से इनका निर्माण होता है। मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से इनका निर्माण होता है। और जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक मतलब इनका 2 जाइगोट से निर्माण होता है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, उनकी संरचना भी एक जैसी होती है, आप डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे दोनों, मतलब अगर भाई भाई हैं या बहन बहन हो। देखिए मोनोजाइगोटिक जो होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं, या तो अगर होंगे 2 के दोनों लड़के होंगे या तो 2 के दोनों लड़की होंगे। उनका सेम अपीयरेंस, उनके मतलब जो दिखते हैं वो सेम दिखते हैं, आप भेद ही नहीं कर पाएंगे। उनकी मोस्ट ऑफ द हैबिट जो होती है, उनकी ज़्यादातर जो आदतें होती है वो भी सेम होती हैं। तो ये देखिए ये जो अब आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनमें 2, एक तो सेम सेक्स होता है, मतलब जो अगर होंगे तो 2 के दोनों लड़के होंगे या 2 के दोनों लड़की होंगे। ये दिखने में भी सेम होते हैं और इनकी अधिकतर आदतें भी सेम होती है। और जो डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो में भी सेम, मतलब उनके सेक्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों लड़के हों, हो सकता है कि दोनों लड़के हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। इनकी जो आदतें हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो, में भी हो सकती हैं सेम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम हो सकता है दिखने में भी सेम हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखने में सेम हो। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक होते हैं ये इनका अपीयरेंस जो होता है बिल्कुल सेम होता है, आप इनमें डिफरेंस कर ही नहीं सकते दोनों में। तो ये हमारे ट्विंस होते हैं। देखो ट्विंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा फ्रैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं। जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं। चलते हम लोग आगे की ओर, जहाँ हम लोग जानेंगे एक प्रकृति पोषण विवाद, जो सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लगभग मोस्ट ऑफ द पेपर में अगर क्वेश्चन कहीं से बना है ये वंशानुक्रम और वातावरण से, तो प्रकृति पोषण विवाद को लेकर ही बना है। देखिए प्रकृति पोषण विवाद की थीम समझ लीजिए। प्रकृति पोषण विवाद की थीम क्या है कि कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनमें से कुछ ने ये माना है कि जो बालक का वातावरण होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है बालक के निर्माण में। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बालक का वंशानुक्रम होता है वो बालक को बनाने में ज़्यादा जिम्मेदार होता है। इसीलिए जब 2 लोगों के मत अलग अलग हो गए तो उनके बीच में एक विवाद हो गया। इसी विवाद को नेचर एंड नर्चर डिबेट, प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। देखिए अर्थात प्रकृति पोषण विवाद वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित है। अभी हम लोगों ने समझा है ना कि ये कुछ लोग होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो वंशानुक्रम को महत्व दे रहे थे और कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को। दोनों में मतलब दोनों प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो हैं वो एकमत नहीं हो पाए, जिस कारण ये विवाद हो गया। इसीलिए इसको प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रकृति पोषण विवाद का संबंध है, तो आपको ये बताना है प्रकृति पोषण विवाद का संबंध वंशानुक्रम और वातावरण से है। अब कभी कभी इनमें से ऐसे पूछ लेता है प्रकृति होती क्या है, प्रकृति, या पूछेगा ऐसे प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का तात्पर्य है या प्रकृति पोषण विवाद में पोषण शब्द का तात्पर्य है। देखिए प्रकृति मतलब होता है नेचर, और नेचर जो होता है वो स्टेबल होता है, स्थायी होती है। इसीलिए प्रकृति शब्द का जो अर्थ है वो आपका वंशानुक्रम हो जाता है, और जो पोषण शब्द का अर्थ है वो वातावरण हो जाता है। देखिए ये नेचर, हेरिडिटी, जो प्रकृति शब्द है वो आपके वंशानुक्रम होती है, और ये फिक्स या स्टैटिक फैक्टर होता है। और जो नर्चर होता है ये आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण होता है, जो आपका चेंजेबल, परिवर्तनशील होता है। तो प्रकृति पोषण विवाद से 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है, तो आपको बताना है वंशानुक्रम और वातावरण से। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का संबंध है, तो आप बताएंगे प्रकृति शब्द का संबंध वंशानुक्रम से होता है।
और जो वंशानुक्रम होता है वो स्टैटिक या फिक्स फैक्टर होता है। उसके बाद प्रकृति पोषण विवाद में तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा, प्रकृति पोषण विवाद में पोषण शब्द का संबंध है। तो आपको बताना है पोषण शब्द का संबंध पर्यावरण से है। ये यहाँ से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब उसके बाद एक देखिए, ये एक वुडवर्थ का कथन है, जहाँ से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वंशानुक्रम जो होता है वो, ये विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, विकास है जो वंशानुक्रम और वातावरण का कथन होता है, ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ये वुडवर्थ का कथन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल होता है, तो आप नहीं गुणनफल होता है। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी ऐसा लिखा आ जाएगा विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का अन्योन्य क्रिया का परिणाम है, तो वो कथन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल इसलिए बोला गया। अभी आप लोगों ने पीछे प्रकृति पोषण विवाद देखा, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बालक के विकास के लिए या पोषण। इसीलिए वुडवर्थ ने माना है कि प्रकृति और पोषण दोनों, प्रकृति और पर्यावरण दोनों का जो या कह लें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो इफेक्ट पड़ता है बालक के विकास के ऊपर, वो गुणनफल के रूप में पड़ता है। हम फिक्स ये नहीं कह सकते हैं कि 50% इफेक्ट वंशानुक्रम का पड़ेगा और 50% इफेक्ट जो है वो वातावरण का पड़ेगा। इसीलिए जो विकास, डेवलपमेंट इज इक्वल टू इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी, यही आपका वुडवर्थ का कथन है। चलते हैं हम लोग, देखिए एक ये नोट लगा हुआ है, ये वर्णांता और हीमोफीलिया ये वंशानुगत रोग होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे पॉइंट के रूप में कि वंशानुगत रोग है, तो आपको बताना ये वर्णांता रोग है, तो आपको बताना है ये वंशानुगत रोग होता है। हीमोफीलिया रोग है, ये वंशानुक्रम रोग होता है। वर्णांता होता क्या है कि इसमें जो कोई बालक होता है या कोई मनुष्य होता है वो रंग में भेद नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया जो होता है कि इसमें जो होता है रक्त का थक्का नहीं जम पाता, इसलिए वर्णांता और हीमोफीलिया वंशानुगत रोग होते हैं। देखिए वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि जो अभी हम लोगों ने सीखा है ना, वंशानुक्रम जो होता है वो माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसकी संतानों में ट्रांसफर होता है। इसीलिए जन्मजात, जन्म के साथ ही हमको बाई बर्थ हमारे भ्रूण में ही वंशानुक्रम जीन हमें आ जाते हैं और हमें माता पिता का जो वंशक्रम होता है वो प्रदान कर देते हैं। इसीलिए इसको जन्मजात व प्रकृतिजन्य बोले हैं, क्योंकि हम लोगों ने वंशानुक्रम का भी अभी हम लोगों ने जाना ना कि वंशानुक्रम जो होता है वो प्रकृति शब्द संबंध रखता है। इसीलिए वंशानुक्रम जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है, और वातावरण जो होता है इसको हम लोग अर्जित व पोषण आधारित होता है। अर्जित इन द सेंस हम जिस वातावरण में रहते हैं हम वहाँ की विशेषताओं को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं, इसीलिए वातावरण को अर्जित व पोषण आधारित कहा गया है। अब हम लोग जानते हैं वंशानुक्रम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। हालांकि ये सीटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें से एक सिद्धांत है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो पहला नियम आता है समानता का नियम। देखिए समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी। अगर माता पिता साधारण परिवार के हैं तो मतलब बुद्धि में साधारण है तो उनकी संतान भी सामान्य होंगी। अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो उनकी संतान भी मंद बुद्धि होंगे। हालांकि ये नियम अब उतना लागू नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख निकल जाती है, लेकिन मूर्ख माता पिता की संतान बुद्धिमान निकल जाती है। लेकिन हम लोगों को ये जानना है, यहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आप लोगों से ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है, यह कथन अनुसरण करता है समानता के नियम का, विपरीतता के नियम का। इस तरह आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको टिक करना है, ये कथन अनुसरण करता है समानता के नियम का। चलते हैं दूसरे नियम के अनुसार, जो बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत हो जिसको बोलते हैं, या बीज कोष की निरंतरता का नियम, इसको बीजमैन ने दिया। बीजमैन ने क्या कहा है कि जो बीज होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। तो ये सिद्धांत अब बिल्कुल ही अमान्य हो गया, क्योंकि इनके अनुसार जो होते हैं वो माता पिता जो होते हैं वो जब बालक के जन्मदाता ना होकर सिर्फ बीज के संरक्षक होते हैं और वो जिसे अपनी संतान को दे देते हैं। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला जो सिद्धांत है वो विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ हद तक भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि जो बालक होगा वो माता पिता की बिल्कुल जीराक्स कॉपी होगा, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्न होगा, कुछ अलग टाइप का होगा, कुछ उसमें चेंजमेंट होंगे, उसके आकार में चेंज होगा, उसके साइज में भी चेंज होगा। इस तरह मतलब उसके कुछ चेंजमेंट होता है। यही विभिन्नता का नियम कहता है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होता है। ये हमारा विभिन्नता का नियम है। अगला नियम जो हमारा आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का नियम। ये आपके वंशानुक्रम का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। प्रत्यागमन मतलब होता है कि विपरीत गुण।
विपरीत गुण का प्रत्यागमन का मतलब ही होता है कि विपरीत गुण। इसमें हम लोगों ने अभी जब समानता का नियम पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि अक्सर क्या कभी कभी ये देखने को मिलता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख होती है। तो यही प्रत्यागमन सिद्धांत है, जब मतलब गुण विपरीत हो जाए अपने माता पिता कि माता पिता तो हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन उनके जो बच्चे हुए वो एकदम मूर्ख प्रकृति के हो गए, मतलब माता पिता के गुणों का बिल्कुल विपरीत। तो इसे ही प्रत्यागमन सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो बालक हैं वो अपने माता पिता के गुणों से ठीक विपरीत है, तो बताइए ये किस नियम का अनुसरण करता है? तो वंशानुक्रम के प्रत्यागमन के नियम का अनुसरण करता है। अगला नियम जो है वो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ये इसको लाइमार्क ने क्या कहा है कि जो माता पिता अपने पीढ़ी में अपनी अवस्था में अर्जित करते हैं, जिन गुणों को माता पिता अर्जित करते हैं वो ये उनको मतलब उन गुणों को ये अपनी संतानों को भी हस्तांतरित करते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने क्या प्रयोग बताया था कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो लंबी होती गई। उसका यही एक कारण था कि जो उस समय वातावरण में जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन जब वहाँ परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई तो और उन्होंने गर्दन लंबी करना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये जीन टू जीन उनकी संतानों में भी ट्रांसफ़र होता चला गया और ये जो अर्जित गुण उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती चली गई। तो यही अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम क्या कहता है कि जो माता पिता या पूर्वज जिन गुणों को अर्जित करते हैं वो अपनी संतानों को भी उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ये अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अगला अंतिम नियम है जो मेंडल का नियम है। मेंडल का नियम जो कहता है कि इस नियम के अनुसार कोई भी वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। क्या कहता है कि वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं, और मेंडल को ही वंशानुक्रम का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही मटर पर प्रयोग किया था। बस इतना ही आप लोग जान लीजिए कि मेंडल ने मटर पे ही प्रयोग किया था। इन्होंने शुद्ध बड़ी मटर और शुद्ध छोटी मटर लिया था जिसका क्रॉस कराया था, तो बड़ी जो वर्ण संकर मटर प्राप्त हुई थी, और जिसको अगर दोबारा बो दिया जाए तो इसमें 25% बड़ी शुद्ध मटर मिलती है और 25% छोटी शुद्ध मटर मिलती है, और जो 50% होती है वो वर्ण संकर मटर मिलती है। इसी को इन्होंने मेंडल ने नियम बताया था, इसलिए इसको मेंडल का नियम कहते हैं। हालांकि आपको वंशानुगम के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान में रखने वाला नियम है वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रत्यागमन का सिद्धांत रख लीजिए, क्योंकि ये वंशानुगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसको देखते हैं कि सीटेट में वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है, क्यों? वातावरण के प्रभाव कारण। देखिए एक फैक्टर, अगर ये दोनों फैक्टर होता तो ठीक हो जाता, मान लेते हो, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, केवल वातावरण के प्रभाव कारण, ऐसा तो नहीं है। उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्मजात विशेषताओं कारण। उसके बाद तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण। देखिए यहाँ मिल गया ना, वो डेवलपमेंट विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ये वुडवर्ड का कथन। तो यही आ गया, व्यक्तियों में जो विभिन्नता होती है वो कुछ हद तक तो वातावरण के कारण होती है, और कुछ हद तक जो होते हैं उनमें विविधता वो उनके वंशानुक्रम से जो मिलता है उसके कारण होती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होती है तो वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के कारण होती है। तो इसका तीसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब वो खेल कूद में बहुत ही होशियार है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। देखिए लड़की खेलने कूदने में होशियार है और उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, इसका मतलब ये कुछ वंशानुक्रम से कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि माता पिता के जो गुण हैं खेलने वाले वो उसकी बच्ची में ट्रांसफ़र हुए हैं। अर्जित गुणों का जो ट्रांसफ़र वाला था, जो लैमार्क वाला नियम, वही नियम यहाँ लागू होता है। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, वो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। तो देखिए आप एक तरफ तो उनके माता पिता खुद प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वो ट्रांसफ़र हुआ, दूसरी बात वो उनको प्रशिक्षण लेने भेजते हैं, तो वहाँ से कुछ इन्वायरमेंट से भी उसको कुछ मिला, इसलिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो वंशानुक्रम और वातावरण हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जब मैंने बताया था प्रकृति पोषण विवाद से क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, ये वही क्वेश्चन। देखिए प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द से क्या संबंध है, तो हम लोगों ने क्या जाना था, प्रकृति जो होती है वो स्टैटिक होती है और स्टैटिक जो होता है वो वंशानुक्रम होता है हमारा। तो ये हमारा देखिए इसमें दूसरा जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है वंशानुक्रम सूचनाएं या जैविक विशिष्टताएं, इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें फिर आता है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए वंशानुक्रम और वातावरण, ये आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। देखिए हमारा जो शेड्यूल है जिसमें आपको क्लासेस मिलती है, आपको CDP क्लासेस मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को 5 बजे मिलती है, और इसी के अल्टरनेट डेज पे EVS क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई राय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं हमको। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।